नमस्कार। 26 अक्टूबर 2025 के गहमा गहमी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। चुनावी रैलियों की गूंज है, तकनीक की दुनिया में भारत का बढ़ता कदम है, अर्थव्यवस्था की चाल, मौसम का मिजाज और हाँ, संस्कृति और खेल जगत से भी कुछ खबरें हैं। तो आज हम इन सब बिखरी हुई सी जानकारियों को एक साथ पिरोने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि देश किन दिशाओं में सोच रहा है, किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और कौन से मौके भुनाने की कोशिश में है। चलिए सबसे पहले चुनावी मैदान का रुख करते हैं। बिहार का पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार भाई जोरों पर है। बिल्कुल। और वहां की हवा में आप कह सकते हैं वादों और दावों की गर्मी महसूस की जा सकती है। दोनों मुख्य गठबंधन एनडीए और महागठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एनडीए की तरफ से देखें तो बड़े नेता जैसे गृह मंत्री अमित शाह वो विकास और कानून व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं, खासकर नक्सलवाद पर नकेल कसने को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने बिहार को अपराध और जंगलराज से बाहर निकाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव में अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिना रहे हैं। अच्छा, तो ये डबल इंजन सरकार वाला तर्क फिर से जोर पकड़ रहा है। और दूसरी तरफ महागठबंधन क्या कह रहा है? यानी मुकाबला सिर्फ दो गठबंधनों के बीच ही नहीं है, बल्कि कई कोण बन रहे हैं इस बार। चलिए अब जरा तकनीक और अर्थव्यवस्था की दुनिया में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बड़ा बयान आया है मोबाइल निर्माण को लेकर। हाँ, और ये बयान आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिहाज से काफी अहम है। उनका कहना है कि भारत अगले 2 सालों में मोबाइल फोन के पुर्जों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये सिर्फ असेंबली की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कंपोनेंट्स यानी पुर्जों के घरेलू उत्पादन की बात है। इसमें चिपसेट का विकास भी शामिल है जो सीसीटीवी जैसे उपकरणों में भी इस्तेमाल होंगे। सोचिए, इसका मतलब है सुरक्षा प्रणालियों में भी आत्मनिर्भरता। चिपसेट बनाना ये तो काफी जटिल काम होता है, और उन्होंने कुछ माइक्रो प्रोसेसर की भी बात की। बिल्कुल। सरकार हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जिसमें सर्वर भी शामिल हैं, उसके लिए ऊर्जा कुशल यानी एनर्जी एफिशिएंट माइक्रो प्रोसेसर बनाने पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। ये सीधे तौर पर भारत की कंप्यूटिंग क्षमता और डेटा प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मतलब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले नहीं, बल्कि बनाने वाले भी बन रहे हैं। और इसी आत्मनिर्भरता की कड़ी में सरकारी कामकाज में भी स्वदेशी तकनीक को अपनाने की बात है। वो जोहो डिजिटल सूट का जिक्र आया था। हाँ, 12 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी अब जोहो के स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सरकारी डेटा और कामकाज को भारत में ही रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। और एक और दिलचस्प बात, फेक न्यूज और ऑनलाइन गलत जानकारी से निपटने के लिए एक फैक्ट चेकिंग चैटबॉट भी विकसित किया जा रहा है। डिजिटल दुनिया में जानकारी की प्रामाणिकता एक बड़ी चुनौती है और ये उसे संबोधित करने की कोशिश है। ये तो होली तकनीक की बात। इसी मंत्रालय के मुखिया रेल मंत्री के तौर पर भी अश्विनी वैष्णव ने कुछ आंकड़े दिए हैं त्योहारों में रेल यात्रा को लेकर। लगता है ट्रेनें तो खूब भरी चल रही हैं। बिल्कुल। त्योहारी सीजन में अब तक करीब 1.5 करोड़ लोग ट्रेन से सफर कर चुके हैं और अनुमान यह है कि ये आंकड़ा 2.5 करोड़ तक पहुंचेगा। ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में लोगों की बढ़ती आवाजाही और शायद खर्च करने की क्षमता का भी संकेत देता है। रेलवे ने भीड़ संभालने के लिए 30 बड़े स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया भी बनाए हैं ताकि अफरा तफरी ना मचे। चलिए, अर्थव्यवस्था की बात चली है तो जीएसटी बचत उत्सव का भी जिक्र कर लेते हैं, खासकर फुटवेयर सेक्टर पर इसके असर का। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने इसे शुरू किया था, है ना? हाँ, और ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे टैक्स सुधारों से किसी खास सेक्टर को फायदा पहुंच सकता है। चमड़े और फुटवेयर उद्योग को इससे काफी राहत मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे कुछ खास तरह के चमड़े और कॉम्पोजिशन लेदर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव शायद यह है कि 2500 रुपए तक के जूतों पर जीएसटी अब 12% से घटकर सिर्फ 5% रह गया है। ओह, इसका मतलब है कि अब अच्छे स्टाइलिश जूते ज्यादा लोगों की पहुंच में होंगे। बिल्कुल, खासकर युवाओं और मध्यम आय वर्ग के लिए ये अच्छी खबर है। साथ ही चमड़े से जुड़े जो जॉब वर्क होते हैं उन पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे एमएसएमईज यानी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं उनको सीधी मदद मिली है। उनकी उत्पादन लागत कम हुई है, जिससे वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन पाए हैं। अच्छा, नतीजा, घरेलू उत्पादन बढ़ा है, निर्यात की संभावना बढ़ी है, रोजगार पैदा हो रहे हैं और युवा उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिला है।
ये आत्मनिर्भरता का एक और पहलू है, आप कह सकते हैं। तो ये टैक्स में बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि जमीन पर इसका असर दिख रहा है। अब कुछ राष्ट्रीय स्तर की बातों और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे पर आते हैं। कल मन की बात का प्रसारण है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मासिक रेडियो कार्यक्रम है और ये इसका 127वां एपिसोड होगा। ये सरकार के लिए सीधे जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक स्थापित माध्यम बन गया है। इसका महत्व सिर्फ सूचना देने में नहीं, बल्कि एक तरह का राष्ट्रीय संवाद स्थापित करने की कोशिश में भी है। और इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन के साथ साथ आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रसारित किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ नया हुआ है। टर्मिनल 2 की बात थी। जी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को रेनोवेट करके आज फिर से खोला गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसका उद्घाटन किया। 5 महीने बंद रहने के बाद ये टर्मिनल कल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। ये एक तरह से बढ़ती हुई हवाई यात्रा की मांग को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। मंत्री जी ने भी कहा कि उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हवाई यात्रा करें और इसके लिए बेहतर एयरपोर्ट सुविधाएं तो जरूरी हैं ही। एयरपोर्ट्स के अलावा रक्षा क्षेत्र में भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिख रहा है। रक्षा मंत्री ने जैसलमेर में कुछ उद्घाटन किए हैं डेटा सेंटर्स वगैरह के। हाँ, सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान उन्होंने कुछ अहम डिजिटल पहले शुरू की। इनमें कोनार्क और फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए एज डेटा सेंटर्स शामिल हैं। ये सेना के परिवर्तन के दशक यानी डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विजन का हिस्सा है। ये एज डेटा सेंटर्स ये क्या होते हैं? मतलब ये सामान्य डेटा सेंटर से अलग कैसे हैं? अच्छा, तो ये सीधे तौर पर सेना की ताकत बढ़ाने से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए अब उस खबर पर आते हैं जिस पर शायद सबकी नजरें टिकी हैं, बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान। हाँ, स्थिति गंभीर होती दिख रही है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में जो दबाव बना था वो अब गहरे दबाव में बदल सकता है और इसके मंगलवार सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है। इसका संभावित नाम मोन्था हो सकता है। मोन्था, जी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये चेन्नई और विशाखापट्टनम से करीब 950 किलोमीटर दूर है और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। और इसके तट से टकराने की आशंका कहां और कब तक बताई जा रही है? मौसम विभाग का अनुमान है कि ये मंगलवार शाम या रात को आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकरा सकता है। जाहिर है, इससे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है तैयारियों का। क्या हम तैयार हैं? लगता तो है कि तैयारियां जोरों पर हैं। तमिलनाडु में 9 बंदरगाहों पर चेतावनी संकेत लगा दिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। चेन्नई और आसपास तो हल्की बारिश शुरू भी हो गई है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। करीब 215 शिविर तैयार हैं। आपात स्थिति के लिए नावें और टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। हाँ, और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, उड़ीसा सरकार भी तटीय जिलों में पूरी तरह अलर्ट पर है। बालासोर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गंजम में अधिकारियों को मुख्यालय ना छोड़ने को कहा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरा तालमेल बिठाया जा रहा है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी NCMC की बैठक भी हुई है। अच्छा। उसमें IMD, प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और NDRF, सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे। सबका जोर इसी बात पर है कि जान माल का नुकसान कम से कम हो। NDRF की टीमें तैनात हैं और सेना की बचाव टीमें भी तैयार हैं। ये दिखाता है कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए अब एक स्थापित प्रक्रिया है हमारे पास। उम्मीद करते हैं कि नुकसान कम से कम हो। अब जरा रुख करते हैं संस्कृति और समाज की ओर। मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर आई है। हाँ, जाने माने अभिनेता सतीश शाह जी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कुछ समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें जाने भी दो यारो और खासकर टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में उनके यादगार किरदारों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हाँ, इंद्रवदन साराभाई। बिल्कुल। उनका करियर थिएटर, फिल्म और टीवी में 4 दशकों से भी ज्यादा का रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी शोक जताते हुए उन्हें भारतीय मनोरंजन का सच्चा दिग्गज कहा है। वाकई उनका जाना एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल। और एक तरफ ये दुखद खबर है तो दूसरी तरफ आस्था का पर्व भी शुरू हो गया है, छठ पूजा। जी, आज से 4 दिनों का छठ महापर्व नहाए खाए की रस्म के साथ शुरू हो गया है। ये त्योहार सूर्य देव की उपासना और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आज श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण किया। कल खरना होगा। ये त्योहार खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है।
लेकिन अब तो देश विदेश में जहां भी इस क्षेत्र के लोग हैं वो इसे बड़े उल्लास से मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं दी हैं। चलिए आखिर में खेल जगत पर एक नजर डाल लेते हैं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कुछ राहत की खबर है भारत के लिए। हाँ, भारत ने सिडनी में आखिरी वनडे मैच 9 विकेट से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 236 रन बनाए थे, जिसे भारत ने बड़ी आसानी से सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से जीती, लेकिन इस जीत से भारत क्लीन स्वीप होने से बच गया। ये एक तरह से सांत्वना जीत रही। और एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में चैंपियनशिप चल रही है। बिल्कुल, रांची में चल रही दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूसरे दिन भी भारतीय एथलीटों का दबदबा रहा। भारत ने कल 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब भारत कुल 11 गोल्ड, 13 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर बना हुआ है। ये युवा खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच साबित हो रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में चुनावी राजनीति की गहमा गहमी है, तकनीक में आत्मनिर्भरता की एक ललक दिख रही है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, मौसम की चुनौती से निपटने की तैयारी है, सांस्कृतिक आस्था भी है और खेल के मैदान की जीत हार भी। इन सब अलग अलग धागों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है, क्या मतलब निकलता है इसका? देखिए, ये तस्वीर एक ऐसे देश की है जो कई मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ चुनावों जैसी पारंपरिक राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो दूसरी तरफ तकनीक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर जोर है। अर्थव्यवस्था की चिंताएं हैं तो आपदा प्रबंधन की तैयारियां भी उतनी ही जरूरी हैं। सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हैं और खेल में भी एक पहचान बन रही है। ये विविधता और ये एक साथ कई दिशाओं में चलने की कोशिश ही शायद आज के भारत की सबसे बड़ी कहानी है। सही कहा। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते। हमने देखा कि मोबाइल पुर्जों और स्वदेशी सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर जोर है। भविष्य में ऐसा अगला बड़ा क्षेत्र कौन सा हो सकता है जहां भारत आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखेगा? और क्या उस राह में तकनीक या वैश्विक राजनीति से जुड़ी नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।